हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में आज हम लोग इस वीडियो में सिंचाई एवं नहरें टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 11 टॉपिक कवर कर लिया है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसे क्लिक करके आप पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिंचाई एवं नहरें। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत की अवस्थिति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की अवस्थिति जब हम जलवायु पढ़ रहे थे तो स्पेशली काफ़ी विस्तार में इसको हम लोगों ने समझा था। भारत की अवस्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। जबकि कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी आसाम का क्षेत्र, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ करके बाकी सभी उच्च तापीय मंडल में समाहित हैं। उच्च तापीय मंडल के क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं। जब उच्च तापीय मंडल होगा, जिससे जो है वहां पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो वहां पर फसलों के उत्पादन के लिए हमें बारिश के अलावा, यानी कि वर्षा के जल के अलावा, हमें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके कई स्वरूप बनाए जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि 2013-14 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से नलकूप एक प्रमुख साधन माना जाता है सिंचाई के लिए, जिसका लगभग 45.70% का योगदान होता है। इसके बाद और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि नलकूप के साथ हम देखते हैं कि अन्य कुएं भी हैं। कुओं और नलकूपों को मिला करके 62.32% होता है टोटल। नहरों के द्वारा भी कुछ सिंचाई होती है, जहां पर हम देखते हैं कि 23.90% है। टैंक्स, यानी कि जो आप देखते होंगे नगर निगम के द्वारा जैसे टैंक्स भर के जाते हैं, इसी तरीके से राजस्थान या फिर कई अन्य जगहों पर भी पानी भर करके टैंक्स के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है और उसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। उसकी अगर संख्या बात करें, मात्रा डेटा के हिसाब से 2.70 टैंक्स के माध्यम से सिंचाई होती है। जबकि इन सब के अलावा, यानी कि नलकूप, कुएं, नहर और टैंक्स के अलावा शेष अन्य चीज़ों से लगभग 11.07% की सिंचाई होती है। तो इस तरीके से हमने पूरा एक डेटा देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि सिंचाई की परियोजनाओं को कितने भागों में विभक्त करके इसे देखा जाता है। तो उसमें हम मुख्यतया 3 भागों को देखते हैं, जैसा कि आपके सामने है। लघु सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और बृहत सिंचाई परियोजनाएं। इन तीनों भागों में विभक्त करके हम इसको सिंचाई परियोजनाओं को अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना। ये 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कुआं हो गया, नलकूप हो गया, पंपसेट हो गया, तालाब हो गया, ड्रिप सिंचाई की जाती है, एनीकेट सिंचाई की जाती है। तो ये सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना याद रखिएगा इसको, 2000 से कम। अब हम देखते हैं कि मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो कि 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक की जो सिंचाई की जाती है वो होती है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। अब इसी के बाद जब हम बृहत सिंचाई परियोजनाएं देखते हैं तो उसमें 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं उनकी सिंचाई जब होती है तो उसको हम बृहत सिंचाई क्षेत्र कहते हैं। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से ही देश की लगभग 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है। यानी कि बृहत और मध्यम से 38%, बाकी कितना बचा, यानी कि 62% लगभग आपका लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित की जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ नहरों की चर्चा करेंगे। कुछ नहर, उसमें जो प्रमुख तया जिसके द्वारा बनाया गया उन नहर और उसके बाद किस सन में बना हुआ, इन सब चीज़ों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उसी को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें विश्व की जो सबसे पुरानी व विकसित नहर पाई जाती है वो है गंग नहर, ठीक है। गंग नहर ये सबसे विश्व की पुरानी नहर पाई जाती है। ये 1927 ईस्वी में बनी थी। कौन सी? गंग नहर की बात हो रही है। ये एक राजा हुआ करते थे, गंग सिंह जी। ये बीकानेर के राजा थे। इन्होंने ही एक गंग नहर की इसका निर्माण किया था। यह जो नहर है ये सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला, इसको याद रखिएगा, हुसैनी वाला से ये निकली है। कौन सी? गंग नहर, ठीक है, सतलज नदी के किनारे से। अब हम देखते हैं कि गंग नहर के बाद में पूर्वी यमुना नहर।
पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से निकली हुई है। बाएं तट से वहां पे ताजे वाला, जैसे वहां पे हुसैनी वाला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ताजे वाला। गंग नहर हुसैनी वाला से, और पूर्वी यमुना नहर जो है वो ताजे वाला के निकट से निकली है। मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो वो है 197 किलोमीटर। ये मुख्य यमुना नहर की, पूर्वी यमुना नहर की लंबाई है। ठीक है, इस नहर प्रणाली के द्वारा कुछ क्षेत्र सिंचित होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध इनसे कराई जाती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? हिंडन, ठीक है, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। तो इन सब क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि है उसकी सिंचाई की जाती है पूर्वी यमुना नहर के माध्यम से। हम देखते हैं यहीं पे कि एक बार इसका जीर्णोद्धार होने के बाद फिर पुनरुद्धार कराया जाता है। कब? 1830 ईस्वी में। तब उस समय 800 क्यूसेक पानी निकलता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 4000 क्यूसेक पानी इससे निकलता है। किससे? पूर्वी यमुना नहर से। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी हो जाती है। जुलाई में आप जानते हैं कि जैसा कि तापमान बहुत उच्च होता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होने से पानी की कमी हो जाती है। अक्टूबर नवंबर आते आते इसमें फिर से जलापूर्ति हो जाती है और भरने लग जाता है पानी। इसमें देखिए आप यहाँ पे जुलाई से आपको दिख रहा है कि पानी की कमी होने लगती है। तो जुलाई आते आते स्टार्ट हो जाता है और जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक ही चलता है। उसके बाद से फिर ये जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है और फिर पानी की वृद्धि होने लग जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ही ऊपर की तरफ हथनी कुंड बैराज, ये हरियाणा में है, बनाया गया है। यमुना नहर के जो पानी की कमी पानी की कमी की पूर्ति के लिए हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। ये एक फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये। अब हम पूर्वी यमुना नहर के बाद में देखते हैं कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण होता है। ऊपरी गंगा नहर 1842 ईस्वी में बना था। 1842 ईस्वी में इसके जनक कौन थे? सर पीटी कॉटले 1842 ईस्वी में इस परियोजना का निर्माण हुआ था। ऊपरी गंगा नहर जिसका नाम है। 8 अप्रैल 1954 को पानी चलाया गया था इसमें, और यह नहर हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से यह निकलती है। इसको प्लेस को याद रखिएगा, हरिद्वार के भीमगौड़ा स्थान से निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य ऊपरी गंगा नहर की जो लंबाई है वो है 298 किलोमीटर, तथा इस नहर प्रणाली की कुल लंबाई की बात करें तो 6496 किलोमीटर पाई जाती है। अब इससे कुछ क्षेत्रों में सिंचाई होगी, उसमें भी हम देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जिसकी इसके माध्यम से सिंचाई होती है ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से। तो ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में, यानी कि एक तरीके से कहें तो पश्चिमी यूपी से लेकर के सहारनपुर, हरिद्वार का सब क्षेत्र ये पूरा आ जाता है इसमें, जो कि ऊपरी गंगा नहर से इसकी सिंचाई होती है। प्रारंभ में इस नहर का उपयोग नौ परिवहन के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं सिंचाई के अतिरिक्त इस नहर प्रणाली से 200 क्यूसेक पानी भी दिल्ली के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। दिल्ली में जो पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसी नहर से, ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है इसके माध्यम से ही हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह को भी पानी दिया जाता है, वो है 100 क्यूसेक लगभग। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुख्य गंगा नहर पर निर्मित एक फाल्स जल विद्युत उत्पादन भी उससे किया जा रहा है। अब कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शारदा या घाघरा दोआब में अवस्थित कौन कौन से क्षेत्र हैं? पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, इलाहाबाद, इन सब जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध
कराने के लिए जनपद की नैनीताल के पास में ही एक शारदा नदी पर बैराज बनाया गया है। इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। शारदा मुख्य नहर, इसको ध्यान रखिएगा, शारदा मुख्य नहर यहीं से निकला हुआ है। अब हम आगे इसमें देख लेते हैं कि इसके जो मुख्य नहर की लंबाई है वो है 44.3 किलोमीटर। इसको देखिए, मुख्य नहर की लंबाई की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई यानी कि जल शाखाओं की लंबाई के साथ में ही हम देखते हैं टोटल अब 9961.3 किलोमीटर, 9961.3 किलोमीटर, ये टोटल आपका ये शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई की बात की जा रही है इसमें। अब हम इसी के साथ में देख लेते हैं निचली गंगा नहर के उद्गम स्थल के बारे में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर, ठीक है। बुलंदशहर में एक नरौरा एक जगह है। इसका निर्माण कार्य 1878 ईस्वी में किया गया था। मुख्य नहर की जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर, पूर्ण नहर की लंबाई 8278 किलोमीटर पाई जाती है। इसी के साथ में कुछ और भी चीजें, जैसे कुछ पॉइंट हम देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि मार्च 1958 में की गई थी। तत्कालीन जो उस समय गृह मंत्री थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, ठीक है। इसके उद्गम की बात कर लें। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। वहां पर हरिके बांध, इसका नाम ही हरिके है, ठीक है, हरिके बांध। विश्व की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर पाई जाती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ही बात की जा रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। कितनी लंबाई है इसकी? 649 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के मुख्य रूप से वहां पे सिंचाई की जाती है। तो इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर इससे सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अब हम देख लेते हैं इसी में आगे गंडक परियोजना के अंतर्गत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गंडक नदी पर ही ये निर्मित है गंडक परियोजना। इसी पर गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास में 740 मीटर लंबा बैराज जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। ये हो गया हमारा गंडक परियोजना। अब हम देख लेते हैं फरक्का बैराज की बात आती है। फरक्का बैराज 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। किसके? सिल्ट जमाव को रोकने के लिए हुगली नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण सन 1975 में किया गया था। इसके बाद हम कुछ और इसी में पॉइंट देखते हैं। इस बैराज के दाहिने तट पर वहां पे एक नहर निकाली गई, गंगा नदी के जो 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जलवहन क्षमता होती है, ठीक है। अब साउथ में यानी कि केरला के कुछ क्षेत्रों की बात कर लें। केरला में एक पलक्कड़ एक जिला है, वहां पे भरतपुझा नदी है, उसी की सहायक नदी पर 10 सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं। अभी हाल ही में वहीं पर एक मंगलम सिंचाई परियोजना बनाई गई है, वो पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं माला नहर तंत्र। माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम, इसको कैप्टन दिनशा जे दस्तूर जी ने बनवाया था, इस प्रस्तावित किया था। इसी में इसके जो सिंचाई इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया जी ने, और इसी में एक और नाम जोड़ता है KL राव जी ने इसका नदी जोड़ने का पहली बार विचार किया था, जिसमें इसमें जो है कौन कौन से दो नाम, विश्वेश्वरैया और KL राव, ये दो नाम जुड़ते हैं माला नहर तंत्र से। उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जनवरी 2003 को 2000 करोड़ रुपए की लागत देकर के इस जल संग्रहण व संबंधित विकास योजना, इसका नाम था हरियाली, नाम याद रखिएगा, हरियाली का शुभारंभ किया था। इस परियोजना के तहत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यानी कि वहाँ पे पानी की जब कमी हो जाती थी, जिससे जो है हरिके जो आपने ये देखा, इसी के माध्यम से यहाँ पे पानी की जल संरक्षण की बात की जाती थी।
कौन से वो जल संरक्षण के क्या क्या नाम से उसका रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा? वो था नाम हरियाली। जल संग्रहण व संबंधित विकास योजना का क्या नाम था? हरियाली, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जनवरी 2003 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। अब हम इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2013-14 के कुछ आंकड़े आते हैं हमारे सामने। उसमें हम देखते हैं कि 141.43 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.5% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ये हमारे लिए एक दुखद समस्या है, एक दुखद न्यूज़ है ये, कि हम टोटल में से केवल इतने परसेंट यानी कि 48.15% पे ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं। बाकी सब जो भी क्षेत्र बचा हुआ है लगभग 61.985%, इन सभी पर 51.85%, इस पे सभी पर हम जो है जो भी क्षेत्र बचे हुए हैं उन सभी पे वर्षा के जो जल हैं उसी पर हम निर्भर रहते हैं, जिससे वहाँ की खेती भी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। कृषि के मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2015 में एक योजना लाई गई थी। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY के नाम से इसे हम जानते हैं। अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, फिर मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये 3 जो है कार्यक्रम, ये 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और उसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इन तीनों को समाहित किया गया। फिर एक नाम दिया जाता है, क्या नाम है वो? समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, एक व्यापक नाम दिया गया। उन तीनों को इसमें समाहित कर दिया गया। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था मृदा, जल और वनस्पति, मिट्टी, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, जिससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का, संसाधनों का इस्तेमाल करके संरक्षण कर सकें और उसका उपभोग कर सकें। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर भी रोक लगती है। अब इसी में कुछ और पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। अभी तक हम लोगों ने नहरों की बात की, उसके बाद कुछ परियोजनाओं की भी बात कर ली है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसी में हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और जो भी चीज़ें हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। जो भी चीज़ें हैं इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उसमें आप बाकी बचे हुए पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, वो कौन सा? तालाब। अब हम यहाँ पे तालाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होती है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, पठारों के बारे में देख रहे थे, प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन कर रहे थे, उसमें आप सभी लोगों ने देखा था। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की प्रमुख साधन तालाब है। प्राचीन काल से ही यहाँ पे जो सिंचाई की जाती थी वो तालाबों के माध्यम से ही की जाती थी। तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होती है। यहाँ नहरों एवं कुओं को आसानी से इसका निर्माण संभव नहीं हो पाता है, जिससे जो है इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं, यानी कि मौसम के अनुसार उसमें पानी भर जाता है। जब बारिश होती है उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे जैसे गर्मी आती जाती है, अप्रैल मई के बाद में पानी वहाँ पे सूखने लगता है और फिर जब यानी कि दिसंबर जनवरी के बाद उसमें फिर तालाब में पानी भरने लगता है। तो उस नदियों को हम मौसमी नदियाँ कहते हैं, जिसमें वर्षा के साथ ही उसका भराव और वहाँ से निकासी हो जाती है वहाँ के जल की, तालाब के जल की।
तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि जो चट्टानी है वहाँ से आपने देख लिया किस तरीके से वहाँ पे कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं हो पाता, जिसकी माध्यम से हम वहाँ पे तालाब का उत्खनन करते हैं और तालाब के ही माध्यम से सिंचाई की जाती है। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, भूतल जल दृष्टि यानी कि जो जमीन के अंदर पानी है उसके संसाधनों के द्वारा, उस जल संसाधनों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उस दृष्टि से बात की जा रही है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश जहाँ पर 48.74 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष यहाँ पे सिंचाई की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पंजाब, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको एग्जाम में कभी कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन क्रम के हिसाब से अगर राज्यों की बात करें तो वहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ये भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से राज्यों की सिंचाई का यहाँ पे डेटा उपलब्ध है। अब वहीं पे हम देखते हैं कि 2017 के आंकड़े कुछ आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध जो सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो है सबसे ज़्यादा नलकूप, जहाँ पे 70% से ज़्यादा नलकूप, नहर 17.2%, यहाँ 70 है, यहाँ 17% है नहर में। ठीक है, कुएं के माध्यम से 10.2% है, टैंक्स एवं झील के माध्यम से 1.3% है और अन्य साधनों से 1.8% है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, ये एक फैक्ट्स है। हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।